हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो फोटोसिंथेसिस के और भी कंपोनेंट्स हैं उसको हमने देखा। जैसे कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होगा, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, और उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद क्लोरोफिल के बाद हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमने वाटर के बारे में चर्चा की। ठीक है, वाटर के बारे में चर्चा की। फिर हमने कुछ एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट्स भी देखे। साथ ही साथ हम लोग क्लोरोफिल और स्टोमाटा के फंक्शन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और वो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, आगे हम लोग का जो स्लाइड होगा उसमें डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। दोस्तों, लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। ये ग्राना में होता है, और ग्राना में कहाँ होगा? थैलेकॉइड के अंदर होगा। तो हमने स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओवरऑल ग्राना कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? ग्राना कहते हैं। और इसका जो एक ये कॉइल है ना, एक कॉइल, इसको हम लोग थैलेकॉइड कहते हैं, और इसी के सरफेस पे हमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहां क्लोरोफिल होगा वहां सनलाइट ट्रैप करेगा। वो हमने क्लोरोफिल के फंक्शन में देखा, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। कहाँ करता है? थैलेकॉइड में करता है। तो इस वजह से जो है, जो लाइट रिएक्शन है, दैट इज द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, occurs in ग्राना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, क्या होता है इस लाइट रिएक्शन में। 2-3 चीजें, तीन स्टेप्स में ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो जिसमें पहला है सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। तो जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप किया जाता है। और उसके बाद स्प्लिट ऑफ वाटर जो है, वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों अलग अलग होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड देन रिलीज ऑफ O2 रिलीज होता है। और उसके बाद एक कुछ केमिकल्स हमारे पास बन करके तैयार होते हैं, ATP एंड NADPH। ठीक है, ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द बैग ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद एक और मॉलिक्यूल होता है हमारे पास NADPH, दैट मीन्स निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, जो वाटर से हाइड्रोजन टूटा वो इस NADP के साथ अटैच होकर के NADPH बना लेता है। तो देखते हैं हम लोग आगे का 3 स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या होगा, जो सनलाइट है दैट इज ट्रैप्ड बाय द पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, हम लोग देखेंगे पिगमेंट सिस्टम भी क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी का भी पोर्शन यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसके बाद होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया क्लोरोफिल के द्वारा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, और फिर उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण क्या हुआ, जो है वाटर मॉलिक्यूल 2 भाग में टूट गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल 2 भाग में टूट गया। क्लियर? चलिए, क्या कैसे टूटता है ये देखिए, रिएक्शन हमने लिख के रखा है। 2H2O जो है 4 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2, और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे इस रिएक्शन को, 4 इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ क्या, 4 हाइड्रोजन आयन, और यही हाइड्रोजन आयन इस NADP के साथ मिल करके NADPH बना लेता है। और उसके बाद जो है O2, ये O2 आपका रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो हमने शुरू में भी कहा था कि जो यहाँ से ये इस रिएक्शन से ये हमें देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है
प्लांट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने जो एक शॉर्ट इंट्रो का वीडियो जो पार्ट 3 है हमारा लाइफ प्रोसेस के सीरीज का, उसमें हमने बताया था कि जो O2 है वो हमें वाटर से मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब हमें यहाँ पे दो चीज देखना है, एक कि कौन सा लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है, कैसे करता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले रफ में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आएंगे हम लोग अपने स्लाइड पे। देखिए, एक लेट्स सपोज ये लीफ है, और लीफ के अंदर हम चले गए हैं कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे, ग्राना में, ग्राना में भी कहाँ पे, थैलेकॉइड में। काफी अंदर जा चुके हैं लीफ के। ठीक है, अब वहां पे ये फंक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पर हम लोग क्या है, लीफ में भी नहीं है, लीफ में भी नहीं है। हमने लीफ को एक काटा, और काट करके एक सेल इसका निकाला, सेल में हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ग्राना देखा। ठीक है, इस सेल के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ग्राना देखा, और ग्राना के थैलेकॉइड पे, एक थैलेकॉइड पे हमने काफी सारे पिगमेंट्स देखे। ठीक है, अब ये पिगमेंट्स जो है ना, यहाँ पे ये पिगमेंट्स दोस्तों, दो तरह के पिगमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। ठीक है, PS1 और PS2, यानी कि पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। ये दोनों अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि दोनों अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे PS1 जो है वो 700 nm, ठीक है, जो PS1 है हमारा, PS1 वो 700 nm वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग P700 सिस्टम कहते हैं। P700 सिस्टम यानी कि PS1। और दूसरा जो है हमारा PS2, ये 680 nm के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग P680। ठीक है, क्या नाम देते हैं? P680। ठीक है, तो एक दो सिस्टम हो गया, एक P700 और एक P680। इट मीन्स कि जो P700 वाला फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम है वो 700 nm लाइट वेवलेंथ वाले जो विजुअल लाइट है उनको एब्जॉर्ब करेगा, और जो P680 है पिगमेंट सिस्टम, वो 680 यानी कि 680 nm वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इस तरह से कुछ सात लगभग जो है वो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनके अलावा, इन पिगमेंट सिस्टम के अलावा, इन क्लोरोफिल्स के अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जेंथोफिल, ठीक है, और उसके बाद कैरोटीनॉइड्स। ये सभी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ये सभी पिगमेंट्स अलग अलग रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पत्तियां कभी एक रंग की तो होती नहीं है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लीव्स आर इन ग्रीन कलर्स, बट कुछ आपने ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिनके अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं पत्तियों में। ठीक है, वो कलर्स इन जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जैसे पिगमेंट्स के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इन सभी पिगमेंट्स का एक ही काम है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस कलर का ये दिख रहे हैं उस कलर को छोड़ करके बाकी सभी विजिबल लाइट्स को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और एब्जॉर्ब करके जो भी एनर्जी इनको मिलता है वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर है फोटोसिंथेसिस का। सारे के सारे रिएक्शन क्लोरोफिल ए के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग लाइट रिएक्शन देख रहे हैं कहाँ पे हो रहा है, एक बार क्लियर कट कंसेप्ट हम लोग लेते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्राना के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ग्राना के अंदर हो रहा है।
और ग्राना के का जो एक स्टॉक है उसको हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं। उस थैलेकॉइड पे हमें पिगमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। कितने तरह के पिगमेंट सिस्टम देखने को मिलता है? 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, एक फोटो सिस्टम 1, दूसरा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को P700 कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 को P680 कहा जाता है। तो ये जो है 680 and 700 is the wavelength of the light that the photosystem 1 and 2 absorb. Okay, clear? अब क्या होगा कि जब ये फोटो सिस्टम जो है हमारा, हम लोग इसको पिक्चर में भी देखने का प्रयास करेंगे, हमने स्लाइड में लगा रखा है आपके लिए, ठीक है। तो जो हमारा लेट सपोज यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है PS1, ये हो गया हमारा P700 और ये हो गया हमारा P680। तो इसका वेवलेंथ कम है तो जाहिर है सबसे पहले, इससे पहले तो ये एनर्जी गेन करेगा, और जैसे ही एनर्जी गेन करेगा, आपको अगर आपने केमिस्ट्री में 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ये जैसे एटम है और ये इसका न्यूक्लियस होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कब जाएगा? जितना इस ऑर्बिट में घूमने के लिए इसको जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस एनर्जी से अगर ज़्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। क्लियर? ये तो कंसेप्ट है ना, पता है आपको? तो ये जो यही कंसेप्ट सेम हम लोग वहाँ अब अप्लाई करेंगे अपने इस टॉपिक पर। तो जैसे ही ये P68 जो है, P68 जब ये एनर्जी रिसीव करता है, सोलर लाइट से एनर्जी रिसीव करता है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। क्लोरोफिल्स, ये क्या है? क्लोरोफिल्स हैं सिंपली। PS1 PS2 सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल है। तो जैसे ही ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वैसे ही इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और यहाँ एक्साइटेड स्टेट में यहाँ इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जैसे NADP, ठीक है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, इस जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है जो इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सेप्टर के रूप में काम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर खाली होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल करके इधर चला गया तो यहाँ पे खाली होगा। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमने वो वाटर स्प्लिट देखा था, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के साथ क्या बन रहा था? 4 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, और यही इलेक्ट्रॉन्स फिर इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम इसी तरह से जब ये 700 nm का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, एनर्जी को, तो इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पर कुछ NADP होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, जब एनर्जी को, जैसे लाइट एनर्जी गेन किया और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला आया, तो एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी है। क्या है? इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है, समझ गए? अभी यहाँ पे ATP हो गया, या सॉरी NADP हो गया, या ADP हो गया, ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेंगे अपने साथ, ठीक है, तो इसके साथ एक और फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा और ये बन जाएगा ATP। और ये इसको जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी लेकर तो गया है ये ऊपर, है ना, अभी एनर्जी लेकर के गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसमें, इस ADP को। तो ADP अपने साथ एक और फॉस्फेट को ले आएगा, तो फॉस्फेट के जुड़ते ही ये बन जाएगा ATP, ठीक है, और ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेगा, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस NADP के साथ मिल करके, ठीक है, NADPH बना लेगा। तो इस तरह से वाटर, सबसे पहले तीनों स्टेप यहाँ पे देखिए, जो 3 स्टेप हमने बताया फोटोसिंथेसिस के अंदर, सॉरी लाइट रिएक्शन के अंदर, वो तीनों स्टेप यहाँ हो रहा है, ठीक है। एक लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ,
दूसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और तीसरा वाटर का स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, वाटर का स्प्लिटिंग। क्लियर, तीनों स्टेप लाइट रिएक्शन का समझ में आया। अब प्रोडक्ट क्या बना लाइट रिएक्शन से, तो प्रोडक्ट बना एटीपी और NADPH और एक O2। ये तीन प्रोडक्ट बने, ATP, NADPH और O2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में LHC, विद इन द photo system 1 that is PS1 and photo system 2 that is PS2. The LHC are made up of hundreds of pigments molecule bound to proteins. ठीक है, हमने अभी कहा यहाँ पे कि उसको आप कुछ मत समझो, उसको क्लोरोफिल समझो। दे ऑल आर द ओनली पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसको नाम दिया गया है PS1 और PS2, या उसको कॉमनली हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के, बहुत सारे पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल, सारे के सारे क्लोरोफिल है, प्लस जंतोफिल्स है, प्लस क्रेटिनॉइड्स है, जितने भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं सबके सब यहाँ हैं। ठीक है, और इसको PS1 हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, फोटो सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, PS1, फोटो सिस्टम 1 या फोटोकेमिकल सिस्टम 1। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्पेसिफिकली 680 nm का जो वेवलेंथ वाला लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज PS सिस्टम 1, और एक और नाम हमने बताया था P680। क्लियर, तो बस इसी आधार पे हमने दोनों को अलग अलग किया हुआ है एनसीईआरटी ने, और कोई इसका रीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। हमने कहा कि केवल और केवल क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर है, बाकी सभी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गेन करेगा एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। क्लियर, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, 700 nm, hence it is called as P700, and the PS2 has the absorption of maxima 680 nm, so called P680। सॉरी, दिस P680 हम लोग PS2 को कहते हैं। अगर पीछे हमने गलती से उल्टा कह दिया हो तो उसको आप लोग सुधार लेंगे। 680 is the maximum absorption capacity of PS2, while PS1 जो है वो उसका 700 होता है। ठीक है, पीछे आप लोग एक बार देख लेंगे, वीडियो काफी ज्यादा आगे हो गया है तो मैं अभी वापस से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हमने क्या कहा था, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और बीच में ये लेट्स सपोज ये हमारा क्लोरोफिल ए है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल ए है, एंड दैट इज द रिएक्शन सेंटर। वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अब इसी क्लोरोफिल ए में सारे के सारे रिएक्शन होने हैं, तो सभी क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन से। फोटोन मींस यूनिट ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो जो ये सभी के सभी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और इस एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, क्लोरोफिल ए में, जहां जो रिएक्शन सेंटर है। और यहां जैसे ट्रांसफर होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ADP या NADP, इस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, जो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 2, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इससे पहले हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देखा, कौन सा सिस्टम है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो फोटो सिस्टम है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक बंडल है। ठीक है, जिसको हमने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 नाम दिया है।
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कर लेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले आएंगे, तब दूसरा स्टेप हमारा शुरू हो जाएगा लाइट रिएक्शन का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 689 nm wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into another orbit further from the atomic nucleus। अभी ये वाला कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा है और अभी पीछे हमने इसको कवर भी किया। These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an electron transport system consisting of cytochromes। तो एक क्या होता है कि एक LHC ये हो गया, लेट्स सपोज ये P680 है और ये P700 है। ठीक है, तो इसने भी सनलाइट से एनर्जी गेन किया और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका एक्साइटेड स्टेट में गया, और इसने भी सेम इसी तरह का जो है कंसेप्ट यहां पर एनर्जी गेन किया और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो PS2 के इलेक्ट्रॉन हैं, ये ट्रांसफर होकर के PS1 में आते हैं। ठीक है, PS1 के सिस्टम में आते हैं। तो हमने यहां देखिए, सिंपली इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक है हमारा PS1, एक सिस्टम है हमारा PS1, एक सेकंड, हाँ, एक सिस्टम है हमारा PS1। ठीक है, ये हमारा PS1 हो गया, यानी कि 700 nm वाला, या P700 इसको कह लीजिए, और एक है हमारा P680। ठीक है, तो इसने जब लाइट एब्जॉर्ब किया, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये भी जब लाइट गेन करेगा तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को, यदि इसका इलेक्ट्रॉन्स P680 का जो LHC है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके वॉइड्स को, उसके जो गैप बने हैं, उसके गैप को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस PS2 में ट्रांसफर हो जाएंगे। PS1 के इलेक्ट्रॉन्स PS2 में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो PS1 का जो वॉइड है, वो जो वाटर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर H2O के वजह से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमको मिला, उससे ये भर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो एक आकृति बनता है, ये जेड का एक जेड शेप का एक आकृति बनता है। ठीक है, और इसीलिए इस तरह ये जो सिस्टम है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन का, इसको हम लोग जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जेड स्कीम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई? और यहीं पे क्या होता है कि जैसे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एडीपी के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एडीपी के द्वारा यूज करके, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको इरेज करता हूं तो दिख जाएगा, इरेजर। तो यहाँ देखिए, जो जब इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से PS1 की तरफ ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसके थ्रू, साइटोक्रोम्स के थ्रू, ठीक है, साइटोक्रोम्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एडीपी अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए यूज कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को, जिसके बाद एटीपी बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो P680 का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया एनर्जी को गेन करके, उसके एनर्जी को NADP प्लस जो है NADP प्लस वो यूज करके NADPH बना लेता है, अपने साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हुआ। तो इसमें क्या, और तीसरा अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। खैर यहाँ पे कुछ है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप
as they pass through the electrons transport chain but are passed on the pigments of the photosystem PS1. ओके क्लियर। जो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटेड स्टेट में गया वो केवल और केवल इस सिस्टम से पास होगा, ठीक है, इसका यूज अप कहीं नहीं होगा सिवाय एक जगह के, जो ADP जो एक इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपने साथ जोड़ करके ATP बना लेता है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स यूज होगा। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कहां पर, PS2 में, ठीक है, PS2 में ट्रांसफर हो जाएंगे। यही बात यहाँ कह रहा है कि जो बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ PS1, सॉरी PS2 का जो है PS1 में ट्रांसफर हो जाएगा। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light from the wavelength of 700 nm and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then moved downhill again, and the time to a molecule, and this time to a molecule reach energy reach NADP plus the addition of these electrons reduces NADP to NADPH। क्लियर, सेम वही चीज लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर अभी देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिस होल स्कीम ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्कीम है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल्स टू द एक्सेप्टर, ठीक है, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू PS1 excitation of electrons, transfer of another acceptor to another acceptor, and finally downhill to NADP plus, causing to be reduced the NADPH, and it is called as Z scheme। simple, ठीक है, transfer of electrons from PS2 uphill to the acceptor, down to the electron transport chain to PS1, excitation of electrons again transferred to the acceptor and finally go to NADPH। This system is called Z system। अगर इसको हम लोग सीधा कर लें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, that is called Z scheme। Z scheme as the shape of this characteristics whatever happening here in order to transport the electrons, okay, they form a Z shape scheme, that's why it is called Z scheme। clear। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। तो तीसरा जो स्टेप है हमारा, एक पहला हो गया एब्जॉर्प्शन लाइट, दूसरा हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड द थर्ड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हमने इंपॉर्टेंट चीज देखा जेड स्कीम क्या होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2 water is split into hydrogen ion, oxygen and electrons। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, फोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम PS1 आर प्रोवाइडेड बाय PS2। तो जो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो PS2 के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन जो PS2 जो खाली उसका जो वाइड हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण, उसको भरने के लिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये वहां पर काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिला, हमें मिला O2, ATP एंड NADPH, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो ऑक्सीजन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, नो डाउट। ठीक है, ATP एंड NADPH विल बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। अभी सिंपल सी बात है कि जो लाइट रिएक्शन में यूज हुआ वो हम लोग जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। देखिए अभी तक ग्लूकोज नहीं बना है, पूरा लाइट रिएक्शन हो गया लेकिन ग्लूकोज नहीं बना है, सिर्फ केमिकल्स बने हैं, एंड दैट केमिकल्स आर ATP एंड NADPH एंड द O2। सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट बने हैं लाइट रिएक्शन में। क्लियर, ये था हमारा लाइट रिएक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेप, डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल और इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। सी
लाइट रिएक्शन कहने का मतलब है कि वो परफॉर्म करेगा until unless light is there, ठीक है। लाइट रिएक्शन कैन नॉट हैपन इन डार्क, इन द नाइट टाइम, ठीक है। वो केवल और केवल दिन के टाइम में होगा जब लाइट की उपस्थिति होगी। डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट है तभी सिर्फ लाइट रिएक्शन होगा, फिर नाइट में डार्क रिएक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन में भी डार्क रिएक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं लाइट डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल कहा जाता है और लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं हम लोग देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी C3, C4 और कैम जो पैथवे है, CAM कैम पैथवे, उस पे होगा, तो हम लोग फोकस करके पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल जान लेते हैं इसको हम लोग C3 साइकिल कहते हैं। कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्राना के अंदर होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है जी। पहली बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle, where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP. This reaction is catalyzed by the enzyme RuBP carboxylase, which result in the formation of 2 molecules of 3-PGA. सिंपल सी बात इसमें कही गई है, ठीक है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। क्या होता है कि जो CO2 है हमारा, ठीक है, CO2 एक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, RuBP, ठीक है, RuBP। ये क्या है, ये CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ठीक है, RuBP। इसका मतलब क्या हुआ, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट और CO2 एक एंजाइम है यहां पर जिसको बोलते हैं RuBisco, रूबिस्को, ठीक है। और अगर इसका हम लोग पूरा नाम देखें तो ये होता है राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। इसके प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स बनाता है, किसका, PGA का, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। किसका बनाता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का बनाता है 3 मॉलिक्यूल PGA। और PGA क्या होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। जाहिर सी बात है फोस्फो है तो फोस्फोरस भी होगा इसमें, तो इसका ये 3 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। अब भी बात करें हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेशन हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया गया किसके साथ, RuBP के साथ, RuBP के साथ, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बाद एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, उसका नाम है PGA, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। पहले सिंपल पहला रिएक्शन डार्क रिएक्शन में पहला स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मतलब फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल कार्बोनिक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज PGA, ठीक है। किसके साथ मिलकर के, RuBP के साथ मिलकर के, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो रूबिस्को, RuBisco, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिनेज एंड ऑक्सीजनेज, इन इसके प्रेजेंस में ये PGA बनता है, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, कार्बोक्सिलेशन का हम लोग रिएक्शन यहाँ पे एक मैं नोट का एक पिक लेके रखा था, उसका आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। RuBP CO2 के प्रेजेंस में, CO2 RuBP के साथ, ठीक है, रूबिस्को के प्रेजेंस में एक स्टेबल है ना, स्टेबल इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है PGA, ठीक है।
और ये पीजीए जो है क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है। क्लियर, यही आपके जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है उसका केमिकल रिएक्शन इस तरह से आप लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिडक्शन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी मेन जो हमारा था फंडा C6H12O6 का, ये जो पीजीए बना ना, पीजीए जो बना ये अभी बनेगा PgAl। लॉट्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। हम लोग इसको जब 11th क्लास या नीट के लिए प्रॉपर तैयारी करने लगेंगे तो उसमें जो है हम लोग इसको देखेंगे ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं। तो ये जो है PgAl कितने कितने संख्या में हम लोग देखेंगे, ये 12 PgAl जो है वो किस तरह से C6H12O6 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाता है, फ्रुक्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन के कारण, ठीक है, रिडक्शन यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन के प्रोसेस होता है। और रिडक्शन के कारण जो PGA है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड 2 of NADPH for reduction of CO2 molecule fixed. The fixation of 6 molecules CO2 and 6 tons of cycles are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway. ठीक है, तो मतलब ये जो है ये क्लियरली एक साइकिल की तरह है। ठीक है, कि PGA बना, PG से PGAl बना, इससे ये बन रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इसमें ATP यूज हो रहा है, ठीक है, NADPH यूज हो रहा है, और बस ये से समझ लीजिए कि ये जो रिडक्शन होते जा रहा है और रिडक्शन होकर के इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज मिलते जा रहा है। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के फलस्वरूप जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, PGA टू PGAl कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होने के क्रम में एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, ग्लूकोज या सुक्रोज या अदर फ्रुक्टोज के रूप में। क्लियर, तो मेन हमारा जो ये था ये यहाँ पे शुगर बन करके तैयार हो जाता है और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, यहां आकर के हमारा जो ग्लूकोज है वो बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तीसरा स्टेप है रीजेनरेशन का। रीजेनरेशन मींस द जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि RUBP है, ठीक है, इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। मतलब देखिए कि एक RUBP यहां से उठा, ठीक है, यहां से उठा और ये साइकिल में एंटर किया CO2 के साथ। ठीक है, CO2 के साथ जैसे एंटर करेगा तो फिर वापस से हमें तो ग्लूकोज मिल गया ना, लेकिन इसका तो ये तो बचा रह गया और ये वापस से इस साइकिल में आएगा, अगेन आएगा, फिर से CO2 लेगा और फिर साइकिल में एंटर करेगा, फिर इधर ग्लूकोज निकालेगा, अगेन फिर ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले RUBP CO2 के साथ मिलकर के कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस किया, फिर रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बनाया, अगेन फिर RUBP अपने पुराने वाले फॉर्मेशन में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है that is called as regeneration. The regeneration steps also required 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. ठीक है, तो यहाँ पे NCERT का ये इमेज दिया हुआ है, देखिए रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग PGA बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को RUBP प्लस CO2 के साथ मिलकर के जो 3 PGA बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन स्टेप 1। और जो PGA है 3 PGA ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी PGAl एक्सेट्रा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इसी प्रोसेस में जो ATP है और NADPH है ये अपना एनर्जी जो है लूज करते हैं और लूज करने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में जो है ग्लूकोज मिलता है। अगेन जो अब इसका जो मॉलिक्यूल्स था वो रीजनरेट करता है और यहाँ पर भी हमें ATP की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी गेन करके, अब वापस से ये क्या बन जाता है, RUBP बन जाता है। ठीक है, तो यही जो साइकिल है, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। ठीक है, इसी को हम लोग डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, इसी को हम लोग केल्विन साइकिल बोल देते हैं, इसी को हम लोग C3 साइकिल बोल देते हैं। क्लियर, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो C3 साइकिल के ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमने एक लगा के रखा है आपके लिए, अब देखने का प्रयास करेंगे कि रुबिस्को के प्रेजेंस में, ठीक है, 3 CO2 एंटर्स पर 1 साइकिल, 1 पर साइकिल। ठीक है, 3 CO2 एंटर करता है एक साइकिल में
तो यहाँ पे क्या बनाता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, पहला फेज कार्बन फिक्सेशन का यानी कि कार्बोक्सिलेशन का। अब यहाँ पे 6 एटीपी जो है वो 6 एडीपी बनाता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जो एटीपी के पास एनर्जी स्टोर किया हुआ था ना, याद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने बताया था कि एडीपी जो है 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल करके और एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी गेन करके एटीपी बन जाता है। अब यहाँ पे एटीपी जो है यूज हो रहा है, ठीक है, वही एटीपी अब यहाँ पे यूज हो रहा है। हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन विल बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, वही एटीपी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एडीपी जो बना, तो एटीपी एडीपी बना तो एनर्जी को यूज किया। अब दूसरा फेज शुरू होता है जो हमारा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, जिसको हम लोग पीजीए बोलते हैं। ठीक है, वो पीजीए कन्वर्ट होता है 3GP में। ठीक है, यानी कि ट्राइफॉस्फेट जो शुगर है हमारा उसमें। तो इसमें जो है इसी से बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रेस्ट जो बच जाता है, और क्या बच जाता है, जो आरयूबीपी, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो बच गया था वो आगे रीजनरेट कर जाता है और रीजनरेट करके वापस से आरयूबीपी बन जाता है। ठीक है, यही है हमारा केल्विन साइकिल। सिंपल कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड, पीजीएल, पीजीए और पीजीएल, और यही पीजीएल से फिर हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है और आरयूबीपी, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलता है, शुगर। लास्ट में जो जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है किससे जो है मतलब रिएक्शन तेज हो सकता है या कम हो सकता है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, टेम्परेचर एंड वाटर। देखिए इसमें से हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि ना ज्यादा कुछ ज्यादा होना चाहिए, ना ज्यादा कुछ कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें, अगर आप वाटर ज्यादा दे दोगे, ठीक है, तो वो तो फिर इंटायर प्लांट को ही खराब कर देगा ना, है ना। वो तो प्लांट ही जब खराब हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस की फिर बात ही क्या करनी। तो ज्यादा पानी देने से क्या होगा, प्लांट डेड हो जाएगा। तो ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, अभी कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम अगर कंसंट्रेशन हो गया पानी का तो फिर जो स्टोमाटा है, याद कीजिए उसमें क्या था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में अगर पानी की मात्रा ही कम हो जाए तो स्टोमाटा तो हमेशा क्लोज ही रहेगा ना। वाटर इज नॉट अवेलेबल टू एंटर इनटू द गार्ड सेल। ओके, सो ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर भी ना अधिक ज्यादा होना चाहिए, ना अधिक कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो क्लोरोफिल है ना हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टेम्परेचर अधिक होने से क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्लांट ही नहीं, खत्म हो जाएगा प्लांट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अगर 0.03 तक है एटमॉस्फेयर में फिर तो ठीक है, 0.04 है फिर भी ठीक है। लेकिन अगर 0.05 से कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिर वहां से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें लाइट की। तो लाइट का क्या है कि एक समय तक तो अगर जब तक लाइट आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी लाइट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो एक समय तक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट आएगा और उसके बाद से आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये था हमारा आज का फोटोसिंथेसिस। में 2 पार्ट में फोटोसिंथेसिस को कवर किया। 10th बेसिस, 10th को हमने बेस माना और कुछ स्टेप्स हमने आगे 11th में एंटर किया। आपको ये जो वीडियोज हैं, ये वीडियोज
10th से नीट के लिए एक ब्रिज क्रिएट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि जब आप 11th में जाओ, ठीक है, और 11th में जाने के बाद आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें वहां पे दिख सकती है जब आप 11th में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।